नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट। यह है पार्ट 7 सांख्यिकी। इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे संयुक्त स्तंभालेख, विभाजित स्तंभालेख, प्रतिशत स्तंभालेख, प्राथमिक और द्वितीयक सामग्री, अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, संचयी बारंबारता सारणी और माध्य, माध्यिका और बहुलक अवर्गीकृत सामग्री के लिए। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा याद करें। पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि साधारण स्तंभालेख और संयुक्त स्तंभालेख कैसे खींचते हैं। मतलब हम लोगों ने 7वीं में 8वीं में देखा कि साधारण स्तंभालेख कैसा होता है, संयुक्त स्तंभालेख कैसा खींचते हैं। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि के माध्यम से विभिन्न आलेखों को देखकर उनकी जानकारी प्राप्त की है। दी गई जानकारी के आधार पर उचित प्रस्तुतिकरण करने वाला आलेख बनाना महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का क्या मतलब है, कोई भी अगर हमको जानकारी दिया गया है तो उसको किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए जो आलेख होता है वो हमारा महत्वपूर्ण काम करता है। यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, किसी किसान की खेती में गेहूं तथा ज्वार की फसलों का 3 वर्षों में प्राप्त उत्पादन प्रदर्शित करने वाला संयुक्त स्तंभालेख नीचे दर्शाया गया है। इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखोगे संयुक्त स्तंभालेख में क्या होता है, ये गेहूं का है, ये ज्वार का, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गेहूं का है, ज्वार का है, गेहूं का है, ज्वार का। इस तरीके से देखोगे ये जो है ये किसके लिए बनाया गया है, ज्वार के लिए बनाया गया है, और ये वाला किसके लिए बनाया गया है, गेहूं के लिए बनाया गया है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, 3 वर्षों में किस अनाज के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला गेहूं है, ये वाला गेहूं है और ये वाला गेहूं है ना, तो इसमें वृद्धि हो रही है। और ज्वार का देखते हैं, ज्वार में यहाँ पे वृद्धि हुई है लेकिन यहाँ पे फिर से कम हो गया है। तो कहने का क्या मतलब है, किस अनाज के उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है, गेहूं में सतत वृद्धि हुई है। उसके बाद दूसरे में क्या पूछा गया, वर्ष 2011 की अपेक्षा वर्ष 2012 में ज्वार के उत्पादन में कितनी कमी आई है। तो ज्वार के उत्पादन सबसे पहले 11 का देखते हैं, 11 में कितना है, ये 15 क्विंटल है, और 2012 में कितना है, 12 क्विंटल है। तो कितने की कमी आएगी, 3 क्विंटल की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्विंटल की कमी है। तीसरे में क्या बोला गया, वर्ष 2010 में तथा वर्ष 2012 में गेहूं के उत्पादन में कितना अंतर है। 2010 में गेहूं कितना है, 30 क्विंटल है, और 2012 में गेहूं कितना है, 48 क्विंटल है। तो कितने का फर्क हो जाएगा, 48 में से 48 में से 30 को माइनस कर देंगे, ये हमारा 18 क्विंटल का फर्क आएगा। कितने का फर्क आएगा, 18 क्विंटल का अंतर है। और चौथे में क्या बोला गया है, इस आलेख में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे ये सारणी दिया गया है। 2010 में गेहूं कितना है, 2010 में गेहूं है 30 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 क्विंटल। 2011 में गेहूं कितना है, ये है 35 क्विंटल, यहाँ पे लिख दिया 35 क्विंटल। ज्वार कितना है 2010 में, 2010 में देखोगे ज्वार ये वाला है 10 क्विंटल, यहाँ पे लिखेंगे 10 क्विंटल। 2011 में ज्वार कितना है, ये है 15 क्विंटल, ये आ गया हमारा 15 क्विंटल। अब यहाँ पे इसको कुल जोड़ना है, तो देखोगे 30 10 ये हो जाएगा 40, यहाँ पे 35 और 15 ये हो जाएगा 50, और यहाँ पे देखोगे 48 और 12 ये हो गया 60। 48 कहाँ से आया, देखोगे गेहूं का यहाँ पे 48 दिया गया है और ज्वार का दिया गया है 12। तो कहने का क्या मतलब है, ये संयुक्त स्तंभालेख है। अब हम लोग विभाजित स्तंभालेख देखते हैं। तो दी गई सामग्री की जानकारी की तुलना प्रदर्शित करने वाला स्तंभालेख भिन्न पद्धति से भी खींचा जा सकता है, उसे विभाजित स्तंभालेख कहते हैं। इनमें सामग्री के एक ही प्रकार के 2 घटकों को जोड़ते हैं तथा प्राप्त योगफल को उचित पैमाना लेकर के स्तंभालेख में दर्शाया जाता है। स्तंभ के प्रत्येक घटक को दर्शाने वाला भाग उचित प्रमाण में लेते हैं। पिछले उदाहरण में जानकारियों को दर्शाने वाले विभाजित स्तंभालेख कैसे बनाए यह हम देखेंगे।
तो कहने का क्या मतलब है, पिछले वाले में ये हमारा संयुक्त स्तंभालेख की जानकारी है, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग विभाजित स्तंभालेख बनाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 2010 में गेहूं है 30 और ज्वार है 10, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। तो 2010 में हम लोग क्या करेंगे, एक साथ में पहले 40 ले लेंगे, उसके बाद में ये जो 2010 वाला यहाँ पे देखोगे ये गेहूं के लिए यहाँ पे 30 पे लाइन खींच दिया और यहाँ पे अलग से दर्शा दिया कि ये गेहूं है और ये वाला हमारा ज्वार है। 2011 में क्या है 35 और 15, 35 15 कितना होता है 50। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2011 में यहाँ पे 50 ले लेंगे और देखोगे ये 35 पे लाइन खींच करके ये नीचे वाला हमारा गेहूं हो जाएगा और ऊपर वाला ज्वार हो जाएगा। और 2012 का क्या है, गेहूं 48 क्विंटल है, ज्वार 12 क्विंटल है, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 क्विंटल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2012 में यहाँ पे 60 पे पहले ले लेंगे, ये 60 क्विंटल हो जाएगा, ये पूरा बना लेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे 48 क्विंटल पे, और ये जो नीचे वाला रहेगा वो हमारा गेहूं दर्शाएगा और ऊपर वाला ज्वार दर्शाएगा। इसी तरीके से विभाजित स्तंभालेख बनाते हैं। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है, पहला कुल उत्पादन के बराबर प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई को उचित पैमाना से दर्शाइए। मतलब टोटल कितना था, जैसे ये 30 था और 10, 30 10 40, तो पहले क्या करना पड़ेगा 40 पहले बना लेना पड़ेगा। दूसरा, इसमें गेहूं का उत्पादन या कुल उत्पादन के स्तंभ का एक भाग होगा। गेहूं का उत्पादन कितना है 30 है, तो यहाँ पे 30 पे लाइन खींच दिया और नीचे वाला गेहूं दर्शा दिया, उसे कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाइए। और तीसरे में क्या बोला गया, स्तंभ का शेष भाग स्वाभाविक ही ज्वार का उत्पादन दर्शाएगा, इसे अलग चिन्हों द्वारा दर्शाइए। मतलब जब हमने पहले 40 का बना लिया, 40 में से 30 को घटा दिया, तो ये वाला जो अपने आप ही जो है ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये 30 हमने अलग कर दिया तो ये अपने आप 10 यहाँ पे अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा विभाजित स्तंभालेख बनता है। इस विधि से बनाई गई संलग्न विभाजित स्तंभालेख की आकृति देखिए। मतलब जो अभी हमने देखा कि विभाजित स्तंभालेख किस तरीके से बनाया जाता है। दो घटकों के प्रतिशता अनुसार की गई तुलना कभी कभी अधिक उपयोगी होती है, इसका हमने अध्ययन किया। उदाहरण, 2000 रुपयों में 600 रुपए का लाभ और 1500 रुपयों पर 510 रुपए का लाभ, जिसमें 600 रुपयों का लाभ अधिक दिखता है। तो कहने का क्या मतलब है, 2000 रुपए पे 600 रुपए का लाभ मिल रहा है और 1500 रुपए पे यहाँ पे 510 रुपए लाभ मिल रहा है, तो हमको ये 600 रुपया लाभ अधिक दिखता है। लेकिन जब हम लोग इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कम हो जाएगा। देखोगे कैसे कम हो जाएगा, देखोगे इसका प्रतिशत निकालो, 2000 रुपए पे 600 रुपया मिला है ना, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट गया, यहाँ पे 1 जीरो ये 1 जीरो से कट गया, बचा क्या 60/2, 60/2 कितना होता है ये 30। ये कितना प्रतिशत लाभ दे रहा है, ये 30% लाभ दे रहा है। उसके बाद में 510 रुपए का देखते हैं, 510 रुपया मिल रहा है 1500 रुपए पे, इसका भी प्रतिशत निकाल दो, तो ये 2 जीरो ये 2 जीरो से कट गया। अब 510 में 15 का भाग देना है, तो 510 में 15 का भाग दे दो, 15 तिया 45 माइनस किया 6 आया 0, 15 चौका 60, ये 60 आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, ये कितना प्रतिशत हो रहा है, 34% हो रहा है। अब मुझे बताओ 30% का लाभ ज्यादा है कि 34% ज्यादा है, 34% ज्यादा है। हमको देखने से ये लगता है कि ये 600 रुपए का लाभ ज्यादा मिल रहा है, तो ये वाला लाभ ज्यादा होगा। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, किंतु दोनों लाभों का प्रतिशत क्रमशः 30% और 34% को ध्यान में रखा जाए तो 1500 रुपयों पर 510 रुपए का लाभ व्यवहार में अधिक फायदेमंद है। तो कहने का क्या मतलब है, कभी कभी हमको प्रतिशत निकालने के बाद में पता चलता है कि कौन सा अधिक लाभदायक है, कौन सा अधिक लाभदायक नहीं है। तो अब प्रतिशत स्तंभालेख हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, देखोगे दी गई जानकारी की तुलना अलग तरीके से समझने के लिए दी गई जानकारियों को प्रतिशत में रूपांतरित करके विभाजित स्तंभालेख बनाया जाता है, इसे प्रतिशत स्तंभालेख कहते हैं। देखोगे प्रतिशत स्तंभालेख में क्या किया जाता है, विभाजित स्तंभालेख को अलग ढंग से बनाया जाता है। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 100, तो उसको पहले 100 लेना पड़ेगा, उसके बाद में बनाना पड़ेगा। पिछले उदाहरण की जानकारी को प्रतिशत के रूप में सारणी में दर्शाई गई है। तो देखोगे हमको यहाँ पे गेहूं का उत्पादन और ज्वार का उत्पादन, मतलब जो हमने पिछले उदाहरण में देखा था वही उदाहरण यहाँ पे भी लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेहूं के उत्पादन का प्रतिशत निकालेंगे। तो देखोगे गेहूं कितना है 30 है, ये 30 यहाँ पे लिख दिया, और 30 धन 10 ये कितना हो जाएगा 40, तो 30/40 गुणे 100 ये प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 1 जीरो ये 1 जीरो से कट गया,
10 में 4 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 2.5। अब 30 में 2.5 का गुणा किया तो 75%। उसी तरीके से 2011 का 35 और 15 ये हो जाएगा 50, और गेहूं का निकालना है तो ये 35 हो जाएगा, ये 35 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे गुणे 100 करके इसको हल कर देते हैं तो 50 दूना 100 ये आ गया, और ये हो जाएगा 35 दूना 70%। अब उसी तरीके से 2012 का करते हैं, यहाँ पे देखो कि गेहूं का निकालना है तो ये 48 लिख दिया, और 48 और 12 ये हो गया 60 गुणे 100, तो ये 1 0 ये 1 0 से कट जाएगा, और ये 6 8 48 हो जाएगा, तो 8 दाम 80% ये। अब हम लोग यहाँ पे ये सीखते हैं कि प्रतिशत स्तंभालेख बनाया कैसे जाता है। इस जानकारी को दर्शाने वाला स्तंभालेख निम्नलिखित सोपानों के अनुसार बनाया गया है। सबसे पहला में क्या आएगा, प्रत्येक वर्ष में गेहूं तथा ज्वार के कुल उत्पादन में से गेहूं के उत्पादन तथा ज्वार के उत्पादन का प्रतिशत ज्ञात किया। यहाँ पे हमने देखो कि गेहूं का प्रतिशत निकाल लिया है। दूसरा, प्रत्येक स्तंभ के y अक्ष पर पैमाना अनुसार ऊंचाई 100 लिए। देखो कि प्रतिशत है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लेंगे, सबके लिए 100 लेना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरे में कुल उत्पादन में गेहूं के उत्पादन का प्रतिशत लिए गए पैमाने के अनुसार स्तंभ को भाग को चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। देखोगे 2010 में कितना है 75%, 11 में है 70% और 12 में है 80%। यहाँ पे क्या करेंगे 2010 में 75%, 2011 में 70% और 2012 में ये यहाँ पे जब गेहूं दर्शा दिया तो ये जो बचा हुआ भाग रहेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ज्वार का भाग बच गया। चौथे में क्या दिया गया, स्तंभ का शेष भाग कुल उत्पादन में से ज्वार के उत्पादन का प्रतिशत दर्शाता है। मतलब ये वाला जो भाग है ये किसका प्रतिशत दर्शाता है, ज्वार के उत्पादन का प्रतिशत दर्शाता है। 2 से अधिक घटकों की जानकारी को विभाजित या प्रतिशत स्तंभालेख से दर्शाया जाता है। इसी तरीके से प्रतिशत स्तंभालेख बनाया जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको सबका 100 ले लेना है और उसके बाद में किसी एक का प्रतिशत दर्शा दोगे तो दूसरे का प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे हल किए गए उदाहरण में क्या दिया गया, उदाहरण नंबर 1, संलग्न प्रतिशत स्तंभालेख में 2 परिवारों के विभिन्न घटकों पर खर्च की जानकारी दी गई है, निम्नलिखित के उत्तर लिखे। मतलब हमको यहाँ पे इसका उत्तर लिखना है। देखोगे यहाँ पे परिवार ए है और इसको प्रतिशत स्तंभालेख बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखते देखोगे ये ब्लैंक है, ठीक है। तो ब्लैंक है, ब्लैंक किसका है, ये अनाज का है। फिर यहाँ पे जो गोला बनाया गया है, यहाँ पे जो गोला बनाया गया है शिक्षा का है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो लाइन खींची गई है और यहाँ पे ये वाली लाइन खींची गई है विद्युत का है। उसके बाद में कपड़ा का कौन सा है, कपड़े का देखोगे ये तिरछी लाइन है, इधर वाला है और ये वाला है। उसके बाद में ये जो त्रिभुज टाइप में बनाया गया है ये क्या है, अन्य खर्चे हैं। अब इसके हिसाब से हमको यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, प्रत्येक परिवार के विभिन्न घटकों पर खर्च का प्रतिशत लिखिए। तो विभिन्न घटक के खर्च का क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे परिवार ए में देखोगे ये जो 60% है ये किसका है, ये अनाज का है। उसके बाद में 60 से 70 मतलब ये 10% जो है वो कपड़े पे है। फिर 70 से 80 ये जो 10% है ये शिक्षा के लिए है। फिर यहाँ पे ये वाला जो 5% है ये विद्युत के लिए है। और यहाँ पे जो ये 15% है ये किसके लिए है, अन्य खर्च के लिए। देखोगे इसके हल में भी दिया गया है, परिवार ए का 60% अनाज, 10% कपड़ा, 10% शिक्षा, 5% विद्युत और 15% अन्य खर्च के लिए है। अब यहाँ पे परिवार बी का देखते हैं। यहाँ पे देखोगे ये वाला जो 50% है ये किसका है, अनाज का है। फिर ये 15% किसका है, यहाँ पे देखोगे ये कपड़े का है। 15% शिक्षा के लिए है, 10% विद्युत के लिए है और अन्य के लिए भी 10% है। एक चीज यहाँ पे भी लिखा है, परिवार बी का अनाज के लिए 50%, कपड़ा 15%, शिक्षा 15%, विद्युत 10% और अन्य खर्च 10%। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किस परिवार के अनाज का खर्च उसके कुल खर्च की तुलना में अधिक है। तो अनाज का खर्च कौन से परिवार का ज्यादा है, देखोगे इसका अनाज का खर्च 60% है और इसका अनाज का खर्च 50% है। तो इसका अनाज का खर्च मतलब परिवार ए का अनाज का खर्च ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, देखोगे पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे 10% अधिक है। तो देखोगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न में दिया गया है, परिवार ए का अनाज का खर्च कुल खर्च की तुलना में परिवार बी के खर्च की अपेक्षा 10% अधिक है। अब तीसरे में क्या दिया गया है, दोनों परिवारों के अन्य खर्च का प्रतिशत कितना है।
तो यहाँ पे देखोगे अन्य खर्च कौन सा, ये वाला है। तो परिवार ए का अन्य खर्च कितना है, 15%, और परिवार बी का अन्य खर्च का प्रतिशत है 10%। देखोगे तीसरे के उत्तर में वही लिखा है, परिवार ए का अन्य खर्च 15% तथा परिवार बी का अन्य खर्च 10% है। अब चौथे में क्या दिया गया है, किस परिवार का विद्युत खर्च का प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे देखोगे परिवार ए का विद्युत खर्च है 5% और परिवार बी का विद्युत खर्च है 10%। तो किस परिवार का ज्यादा है, परिवार बी का ज्यादा है। तो चौथे के उत्तर में क्या आ जाएगा, परिवार बी का विद्युत खर्च का प्रतिशत अधिक है। और पांचवे में क्या दिया गया, किस परिवार के शिक्षा का खर्च का प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे शिक्षा कौन सा है, ये वाला है ना। यहाँ पे देखोगे परिवार ए का शिक्षा का खर्च है 10% और परिवार बी के शिक्षा का खर्च है 15%। तो किसका ज्यादा है, परिवार बी के शिक्षा का प्रतिशत ज्यादा है। देखोगे पांचवे के उत्तर में दिया गया परिवार बी का शिक्षा खर्च का प्रतिशत अधिक है। दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 7.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।